हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? हम लोग सब अच्छे हैं। आई होप आप सब भी अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपना स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टडी को कंटिन्यू करने से पहले बच्चों, हम आपको दिए गए हुए होमवर्क को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के थ्रू। फिर आप लोग क्या करिएगा, उसको अपनी फेयर नोटबुक पर अच्छी सी राइटिंग में उसको आप उतार लीजिएगा। और देखिए, कुछ बच्चे जो प्रॉपरली अपने होमवर्क को सेंड कर रहे हैं उनके लिए ढेर वेल डन है बच्चों। आप लोग इतने अच्छे से होमवर्क को सेंड कर रहे हैं। और जो बच्चे होमवर्क को नहीं सेंड कर रहे हैं वो भी बच्चे अपने होमवर्क को करें और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट हों। चलिए अब हम उस होमवर्क को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आपको क्वेश्चंस में दिया था कि समांगी मिश्रण यानी मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो क्या था कि मिश्रण के बहुत बच्चों ने अच्छे से होमवर्क को बनाया, लिखा भी। देखिए, मिश्रण के प्रकार होते हैं, जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की डिफिनीशन हम आपको बता दे रहे हैं। उस समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, क्या है? देखिए, समांगी मिश्रण क्या है। समांगी का आशय है सम प्लस अंगी, अर्थात समान अंगी। समझ रहे हैं बच्चों? समांगी मिश्रण का मतलब ही क्या है, आशय इसको है सम प्लस अंगी अर्थात समान अंगी। फिर है यह मिश्रण जिसमें अवयव यानी घटक पूरी तरह से एक समान वितरित या फैला हुआ या घुला हुआ होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, शक्कर के पानी में विलयन। फिर दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, नमक पानी विलयन। नमक का पानी में विलयन, ये भी एक समांगी मिश्रण है। शक्कर का पानी में विलयन, ये भी समांगी मिश्रण है। अगर हम हवा की बात करते हैं, हवा आदि, ये सब हमारे क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। विषमांगी मिश्रण, इसको भी आप लोग देख लीजिए। विषमांगी मिश्रण क्या है, लिखिए या इसको समझिए। विषमांगी मिश्रण है, इसमें अवयव एक समान वितरित नहीं रहते। इसमें अवयव जो है वो एक समान वितरित नहीं रहते। उदाहरण, चाक का चूर्ण एवं पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण, दूध, धुआं आदि, ये सब हमारे क्या हैं बच्चों, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन था कि विलयन क्या है। क्वेश्चंस में था विलयन क्या है। चलिए विलयन को देख लेते हैं। विलयन में है, जब विलायक के विलय घुलकर समांगी मिश्रण, जब विलायक में विलय घुलकर समांगी मिश्रण प्राप्त हो तो उसे विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक तथा विलय। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक तथा विलय। विलयन का वो अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव को स्वयं में मिलाता है उसे विलायक, तथा जिसकी मात्रा कम होती है तथा विलायक में घुलता है उसे विलय कहते हैं। विलय ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। विलयन में विलय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। और देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का वीडियो में, वो शायद बच्चे आप लोग नहीं सुन पाए होंगे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि विलयन के गुण क्या होते हैं, या विलयन के ये जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर कोई पूछे, या विलयन के गुण के बारे में, तो उसको हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसको देख लीजिएगा, ये आपकी बुक टेक्स्ट बुक में है बच्चों। देखिएगा विलयन के गुण को
पेज नंबर 22 पर पॉइंट में दिया हुआ है विलयन के गुण में। विलयन के गुण ये मैंने बताया भी था बच्चों, आप लोगों को उस दिन पढ़ाया भी था कि विलयन के अवयवों को विलेय और विलायक कहते हैं जब विलयन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं। देखिए यही पॉइंट में दिया है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये सारे आपके गुण में है बच्चों। दूसरा 3 4 ये भी आप अपने फेयर नोटबुक पर इसको अच्छे से राइटिंग में करके इसको उतार लीजिएगा बच्चों अच्छे से। ओके बच्चों, अब हम लोग अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है विलयन के प्रकार क्या हैं। विलयन के प्रकार, अभी तक मैंने विलयन जाना कि विलयन क्या है। विलयन में 2 भाग होते हैं, एक विलेय और विलायक। अब हम आते हैं बच्चों की विलयन के जो ये प्रकार हैं ये क्या देखिएगा। विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। अब कंफ्यूजन की बात नहीं रहना चाहिए, और अगर भी आप कंफ्यूज हैं तो उसको फिर से पढ़िए और समझिए या वीडियो को देखिए। विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। फिर यहाँ पर देखिएगा क्रियाकलाप 4 में है, 2 बीकर में 100 ml जल लें। अब हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों, ये विलयन के प्रकार को समझने के लिए कर रहे हैं। अभी तक मैंने मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के प्रकार जाना, फिर विलयन क्या उसके गुण जाना। अब हम विलयन के प्रकार पे आते हैं। तो विलयन के प्रकार को समझने के लिए हम उसकी एक एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से उसको समझ सकते हैं कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो उसी में हमको क्या करना है एक्टिविटी में कि 2 बीकर में 100 ml जल लेना है। एक बीकर में 1 चम्मच नमक तथा दूसरे में 1 चम्मच शक्कर डालें तथा विलयन को कांच की छड़ से हिलाएं। यानी कि उस 100 ml में हमको क्या डालना है बच्चों, 1 चम्मच शक्कर डालना और 1 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद वो उसको अच्छे से प्रॉपरली फिर कांच की छड़ की सहायता से हिलाना है। अब दोनों बीकर में क्रमशः नमक व शक्कर तब तक डालते जाएं जब तक उसका घुलना बंद ना हो जाए। यानी कि हम उस बीकर में तब तक नमक या शक्कर डालते जाएंगे जब तक कि वो उसका, यानी कि जब मैंने एक चम्मच शक्कर डाला उसके बाद वो घुलना बंद हो जाए, यानी वो और पानी जो है वो शक्कर को घोल ना सके, तब तक उसमें डालना है जब तक कि शक्कर का घुलना बंद ना हो जाए। फिर हो जाए, क्या घुलने वाले नमक व शक्कर की मात्रा समान है। अब आप खुद ही डिसाइड देखिएगा कि कौन कितने चम्मच नमक किस बीकर में नमक। अगर मैंने नमक को 10 चम्मच घोल दिया तो क्या शक्कर को भी 10 चम्मच घोल पाए, क्या दोनों की घुलने की मात्रा समान थी। अब दोनों बीकर में को स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करें। अब हमको क्या करना है, एक स्प्रिट लैंप लेना है, उसकी सहायता से उस बीकर को गर्म करना है तथा अविलय नमक व शक्कर पानी में घुल जाए। जो उसमें अविलय मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जो उसमें विलय ना हो सके, जो सॉल्युबल नहीं था वो उसमें क्या हो जाए, पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाए। इसके लिए अब हमको उस बीकर को स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करना है। अब दोनों बीकर में क्रमशः 1-1 चम्मच नमक व शक्कर और डालें। क्या वे भी विलयन में घुल गए, मतलब गर्म करने के बाद। अभी तक तो आप ठंडे में ये रूम टेम्परेचर पर ये काम कर रहे थे बच्चों, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें नमक और शक्कर घोल रहे थे, लेकिन जब वो घुलना बंद हो गई तो हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, और बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, उसको स्प्रिट लैंप पर गर्म किया, और गर्म करने के बाद भी मैंने उसमें नमक, और जब तक वो जो बचा हुआ नमक और शक्कर था, यानी बीकर को गर्म करने से पहले जब वो घुल जाए उसके बाद फिर हमको नमक और शक्कर डालकर चेक करना है क्या वो भी घुल गए। विलय नमक और फिर क्या, इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित ताप पर किसी, बुक में आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। यानी कि एक निश्चित ताप पर अगर हम विलायक, तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं जिसमें हम विलय घोलते हैं। अब जैसे पानी में है और शक्कर है तो उसमें शक्कर हमारा क्या है, विलय है, और पानी क्या हमारा विलायक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट को अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों।
क्या है कि फिर से इस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में कोई विलय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं हो तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा हमको क्या मिला बच्चों, संतृप्त विलयन की डिफिनीशन मिल गई यहाँ पर, यानी कि वो विलयन किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन, मतलब उसका आयतन भी हमारा निश्चित हो, ताप भी निश्चित हो, ठीक है ना, आयतन भी निश्चित हो और क्या हो बच्चों, ताप भी निश्चित हो। निश्चित ताप और यानी कि निश्चित आयतन पर किसी विलायक में कोई विलय उतना ही घुलता है जितनी विलायक की क्षमता होती है। किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना, तो वो विलयन संतृप्त विलयन, मतलब हम उसमें और अधिक विलय निश्चित ताप निश्चित आयतन के विलायक में और विलय हम घोल ना सकें, वो विलयन हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। विलय पदार्थ की वो मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहलाती है। देखिए, विलय पदार्थ की वो मात्रा, जो मात्रा हम विलय पदार्थ की ले रहे हैं और उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहती है, जो वो ताप है उस विलयन पर उसकी वो उपस्थित रहती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, घुलनशीलता या विलेयता। विलेयता मतलब कि विलय होना यानी घुल जाना, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि विलेयता स्तर से कम विलय अधिक विलायक में घुला हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलेयता स्तर से कम विलय, अगर मतलब विलेयता समझ रहे ना, घुलनशीलता यानी कि पदार्थ का घुलना, घुलनशीलता वो उसकी विलेयता है। यदि विलेयता स्तर से कम विलय, उसकी घुलनशीलता से जो विलय है वो कम विलय किसी विलायक में घुला हो, मतलब किसी विलायक में घुला हो तो वो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा बच्चों, विलयन के दो प्रकार हमको मिले, एक संतृप्त विलयन और एक हमारा क्या हुआ, असंतृप्त विलयन। देखिए यहाँ पर दो हमको मिला था ना, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब इसको एक बार मैं और क्लियर कर दूंगी। देखिए, संतृप्त विलयन यानी विलयन के दो प्रकार हमको मिले, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, वह विलयन हमारा कैसा कहलाता है, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन में देखिएगा वो विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब दोनों में एक डिफरेंस है कि संतृप्त विलयन में विलय की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है और असंतृप्त में वो विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वो हमारा क्या है, असंतृप्त विलयन। देखिएगा, क्रियाकलाप 4 में हमने देखा कि किसी ताप पर किसी विलयन के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलय घुल सकता है। यानी कि अगर हम संतृप्त विलयन को क्या करें, गर्म कर दें तो उसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। अब अगर इस विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलय घुलित अवस्था में रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों। देखिए, संतृप्त विलयन तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हमने विलय की बस उतनी ही मात्रा, जैसे अभी हमने आप लोग को डिफिनीशन बताया था ना कि वो विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, एक निश्चित ताप पर उसमें और विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो विलयन हमारा संतृप्त है। लेकिन अगर हमने संतृप्त विलयन को क्या किया, गर्म करा, तो गर्म करने पर उसमें और अधिक विलय घुल सकता है। मतलब कि अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें और अधिक विलय घुल जाएगा, घुल सकता है। अब अगर इस विलयन को ठंडा कर लें बच्चों, अब जो हमको विलयन मिला उसको हम ठंडा कर लें, तब प्रायः ये अतिरिक्त विलय घुल और इसमें
और अतिरिक्त विलय घुलित अवस्था में रहेगा ना, क्योंकि हमने इसको गर्म कर कर इसमें और विलय घोल दिया था। तो अतिरिक्त विलय घुलित अवस्था में रहता है। इस विलयन को उस ताप पर अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त, असंतृप्त नहीं है बच्चों, ये अति संतृप्त मतलब संतृप्त से भी अधिक हो जाना, हमारा क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इस अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही इसे अतिरिक्त विलयन के रवे बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर क्या होता है बच्चों, इसके रवे बनते हैं। उदाहरण चाशनी, आप लोग सब जान रहे हैं ना, शक्कर और पानी का अति संतृप्त विलयन है। जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं ना, और उसमें गर्म करने के बाद शक्कर हमको जितनी चाहिए उसमें हम उसको घोल लेते हैं। घोलने के बाद फिर वो क्या करते हैं, अगर जितनी चाशनी में जितनी शक्कर मैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर घोलूँ यानी रूम टेम्पर पे, तो उतनी शक्कर वो नहीं घुलेगी। लेकिन अगर मैं उसे गर्म कर दूँ, गर्म करने के बाद फिर उसे घोलूँ तो उसमें शक्कर की अधिक मात्रा और घोल सकते हैं। यानी पानी में विलायक में शक्कर की अगर अधिक मात्रा और घोलनी पड़े चाशनी बनाने के लिए तो उसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ही बनाते हैं। तो ये जो अति संतृप्त विलयन, उसका उदाहरण हमारा क्या है, चाशनी, जो शक्कर और पानी का क्या है बच्चों, अति संतृप्त विलयन है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में हमने क्रियाकलाप फोर्थ के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित तापक्रम पर अलग अलग पदार्थों की विलेयता भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी पदार्थों का घुलना उनकी घुलनशीलता कहलाता है। तो वो क्या होगी कि एक निश्चित तापक्रम पर अलग अलग पदार्थों की विलेयता भी अलग अलग हो सकती है। क्या विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसे सांद्र या तनु विलयन में विभाजित किया जा सकता है। अब सांद्र और तनु विलयन में क्या, विलयन में अगर जो भी पदार्थ हैं उसकी मात्रा के आधार पर हम विलयन को सांद्र या तनु में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए हमें विलयनों की सांद्रता का ज्ञान होना आवश्यक है। आइए हम इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। देखिए, अब हम किस विलयन को मतलब उनकी पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम उसे सांद्र या तनु, सांद्र समझ रहे हैं, सांद्र मतलब होता है जैसे मैंने 2 बीकर लिया बच्चों और 50-50 ml पानी डाला, और एक बीकर में मैंने 1 चम्मच शक्कर घोला और एक बीकर में मैंने 4 चम्मच शक्कर घोला। तो अब ये बताइएगा कि कौन सा जो हमारा विलयन है बनेगा वो कौन सा सांद्र होगा और कौन सा तनु होगा। तो जिसमें बच्चों मैंने पदार्थ की कम मात्रा डाली वो हमारा क्या होगा, तनु विलयन होगा। और जिस बीकर में मैंने पदार्थ की ज़्यादा मात्रा ली वो हमारा सांद्र विलयन हो, यानी गाढ़ा होना, पदार्थ की मात्रा का अधिक होना। यानी जल में शक्कर वो विलयन जैसे जल है, जल में शक्कर की मैंने 1 ही चम्मच लिया, मान लीजिए 5 ग्राम लिया, तो 5 ग्राम जो है वो उसका अल्प मात्रा हुई ना, किसके मुकाबले में, 4 चम्मच शक्कर यानी 20 ग्राम के मुकाबले में। तो अगर इसी तरीके से वो विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा थोड़ी हो वो हमारा क्या कहलाता है, तनु, और जिस विलयन में पदार्थ की मात्रा अधिक हो वो हमारा क्या विलयन क्या कहलाता है, सांद्र कहलाता है। तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई हुई है बच्चों। एक्टिविटी 5 में देखिएगा कि 2 बीकर लें और उन्हें का तथा खा में क्या करें, नामांकित करें। उन्हें हम का और खा में नामांकित करें। प्रत्येक में 100 ml पानी डालें। फिर देखिएगा बच्चों, बीकर का में आधा चम्मच तथा बीकर खा में 2 चम्मच नमक डालें। दोनों बीकर के विलयनों को अच्छी तरह कांच की छड़ की सहायता से हिलाएं। बीकर का में विलय इसमें क्या हमारा, नमक की मात्रा बीकर खा के विलय से कम है। अतः बीकर का विलयन तनु विलयन और बीकर खा का विलयन सांद्र विलयन है। तनु व सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, तुलना करने के लिए लिए जाते हैं कि इसमें से जो 2 बीकर है इनमें से कौन सा हमारा गाढ़ा है, मतलब कौन सा हमारा सांद्र है, कौन सा हमारा तनु है। तो ये तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने के लिए।
तो तनु और सांद्र हमारे क्या है बच्चों, तुलनात्मक शब्द हैं। अब आप लोग को सांद्र और तनु अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंसनट्रेट सॉल्यूशंस क्या है बच्चों, और हमारा डायलूट सॉल्यूशन क्या है। डायलूट यानी तनु और कंसनट्रेट मतलब सांद्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी विलयन की सांद्रता मात्रात्मक रूप से व्यक्त की जाए तो ये उस विलयन की दी हुई मात्रा यानी द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा है। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जिनमें विलयन की सांद्रता का उल्लेख होता है, जैसे दूध के पैकेट सबके घरों में आते होंगे या हम लोग लेते हैं, या बाज़ार से कोई भी चीज़ देखिएगा उसमें भी इस तरीके से बना रहता है कि 100 ग्राम में क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, उसमें पूरा डिटेलिंग दी हुई रहती है। तो ये क्या है हमारा, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जिनमें विलयन की सांद्रता का उल्लेख होता है, जैसे दूध के पैकेट। दूध के प्रति 100 ग्राम में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.0 ग्राम क्या है, प्रोटीन है, 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 3 ग्राम वसा। चित्र क्रमांक 4 में देखिए यहाँ पर टेबल भी बना दी गई हुई है बच्चों। यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपके किस तरीके से आपके दूध में 100 ग्राम में क्या क्या है, क्या न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या क्या है, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर नीचे उसी को लाइन में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों। अब यहाँ इसी को बता रहा है, प्रोटीन 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 3.0 ग्राम वसा। चित्र क्रमांक 4, पदार्थ की दवा की बोतल आदि में भी अवयव की प्रतिशत की सांद्रता दी जाती है। दवा की बोतल में भी इसी तरीके से हम पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त कर देते हैं। अब है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है जैसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा लेंगे कि विलयन की अगर द्रव्यमान हमको प्रतिशत में निकालनी हो तो उसके लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्या, विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। फिर यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है बच्चों आप लोगों को, उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक विलयन में 520 ग्राम विलायक जल, विलायक इसमें क्या है, जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता। उसमें क्या है, 520 ग्राम विलायक लिया गया है, विलायक, और इसमें 20 ग्राम क्या लिया गया, विलय लिया गया। ऊपर देखिए आपके यहाँ पर बना हुआ है विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान इंटू 100। तो हमको इसी फार्मूले पर इस जो हमको यहाँ पर दिया गया हुआ है मान, उसको हम रख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ ये है। तो विलयन का क्या है, देखिए विलयन का द्रव्यमान अगर हम ज्ञात करेंगे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको विलयन का द्रव्यमान निकालना है। विलयन समझ रहे हैं ना, विलायक नहीं, यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकालना है। विलयन का द्रव्यमान समझ रहे हैं क्या है, देखिए विलयन का द्रव्यमान ये वो होता है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है ना हमारा, विलय प्लस विलायक। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे पहले, यानी विलय का पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलय पदार्थ 40 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 520 ग्राम है। दोनों को जब मैंने जोड़ा यानी प्लस किया तो कितना आया, 560 ग्राम। अब इस वैल्यू को 560 ग्राम को हम यहाँ पर रख सकते हैं विलयन के द्रव्यमान पर, यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। ये विलय का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान हमारे पास देखिए दोनों वैल्यूज़ आ गई, विलय के द्रव्यमान की भी आ गई और विलयन के द्रव्यमान की भी आ गई। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा तो क्या आया, विलयन का द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान प्रतिशत में निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान 40 है और विलयन का द्रव्यमान हमारा 560 है, यानी 560 इंटू 100। और इसको आप हमारे पास क्या करिएगा, सॉल्व करके बच्चों, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व करने के बाद
इसको आप क्या करिएगा, डिवाइड करके अच्छे से हमारे पास आंसर को सॉल्व करके भेजिएगा। ये आपका होमवर्क है। फिर देखिए निलंबन क्या है। नेक्स्ट में हम आते, अब हम निकाल लेंगे बच्चों आराम से विलयन की द्रव्यमान की प्रतिशत। हम कुछ भी विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमको विलय और विलायक को पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर विलय का हमको लेना पड़ेगा द्रव्यमान, फिर इंटू 100 से करके हम आराम से विलयन की यानी विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं बच्चों, निलंबन क्या है। व्हाट इज अ सस्पेंशन, व्हाट इज अ सस्पेंशन। देखिएगा, क्रियाकलाप 3 के समूह गा में जो मिश्रण चाक का जल में, अभी इससे पीछे वाले में अभी हम लोग ने एक्टिविटी में देखा था ना क्रियाकलाप 3, जिसमें हमने चाक और जल का मिश्रण लिया था, मिश्रण प्राप्त हुआ वो निलंबन था। यानी गंदला जल, कीचड़ का जल ऐसा ही मिश्रण है। इसमें विलय के कण माध्यम में घुलते तो नहीं है, किंतु माध्यम में निलंबित, यानी कि माध्यम में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण, हल्दी और जल का मिश्रण आदि भी निलंबन के अन्य उदाहरण। यानी रेत और जल के मिश्रण और हल्दी और जल का मिश्रण, ये सब हमारे क्या है, निलंबन के उदाहरण। ये घुलते तो नहीं है माध्यम में, लेकिन ये हम इनको आंखों से देख सकते हैं इजली। फिर क्या है कि प्राप्त अवलोकन से हम निलंबन की निम्नलिखित गुण पहचान सकते हैं। जो हमने अवलोकन किया, देखा, उसको हम ये ऑब्जर्व किया, उससे हम ये उसके गुण को पहचान सकते हैं। जैसे निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। क्योंकि ये अलग अलग भागों पर अलग अलग संगठन प्रदर्शित करता है। इसकी समांगी में तो क्या होता था कि जो उसके सारे भाग में एक जैसा ही हमको संगठन मिलता था, लेकिन इसमें अलग अलग भागों में अलग अलग संगठन मिलता है। तो निलंबन हमारा क्या बच्चों, एक समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा जा सकता और ये प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे इसका मार्ग दिखाई देता है और कण भी दिखाई देता है। ये अपने मार्ग को फैला भी देते हैं, जिससे इसका मार्ग दिखाई देता है और कण भी दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है, निलंबित कण आकार में बड़े होते हैं और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर वे तल में बैठना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें छन्ना पत्र से पृथक किया जा सकता है, यानी हम इनको अलग भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, कोलाइड क्या है। कोलाइड क्रियाकलाप 3 के समूह खा में जो मिश्रण दूध ऑब्लिक स्याही तथा जल प्राप्त हुआ वो क्या था, विलयन या निलंबन। विलयन या निलंबन, यदि वो दोनों नहीं तो क्या था। अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वो मिश्रण के विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। यानी कि हमको जो दूध या स्याही जो हमको मिली थी वो ना विलयन था और ना ही हमारा निलंबन था, वो बीच की अवस्था हमको मिली। वो हमारा क्या था बच्चों, क्या था वो कोलाइड था। उस अवस्था को हमने क्या नाम दिया था, कोलाइड। उस अवस्था को क्या कहा था, कोलाइड। उसे कोलाइड कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, कोलाइड। इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। इसके जो कण होते हैं वो निलंबन के कणों से क्या होते हैं, छोटे, इसीलिए यह विषमांगी होते हैं, होते हुए भी समांगी प्रतीत होते हैं। यानी कि कहना चाहिए कि इसके कण, निलंबन के कण बड़े होते हैं, ये प्रकाश की किरणों को अच्छे से फैला भी देते हैं। लेकिन हम लोग ने दूध या स्याही का जो बनाया था मिश्रण, हम लोग ने इससे पहले, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको क्या कहा जा सकता है, उस अवस्था को कोलाइड कहा जा सकता है। और इसके जो कण होते हैं वो निलंबन से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, निलंबन से छोटे होते हैं। इसीलिए कण तो होते हैं लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। और ये विषमांगी होते हुए भी जैसे लगेगा कि ये समांगी, यानी इनके कण आपको दिखेंगे नहीं, निलंबन से छोटे होते हैं और होते हुए भी जैसे लगेगा कि ये समांगी हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये इसको क्लियर करते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये तली पर भी नहीं बैठते और ना ही इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है, किंतु इन्हें अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर अलग किया जा सकता है। यानी इनके इनको अपकेंद्रीय बलों यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर अलग किया जा सकता है। घरों में दही को
मथानी से बिलोकर या मिक्सर में घुमाकर मक्खन निकाला जाता है। आप लोग घरों में देखते हैं ना, मक्खन वगैरह निकालने की प्रोसेस क्या रहती है, एक मथानी लेते हैं, उसको बीच में रख कर क्या करते हैं, दही में वो अच्छे से मथते मतलब उसको दोनों हाथों से मथते रहते हैं कि वो मथानी जो नीचे से वो पूरी घूमती रहती है और वो एक बल कार्य करता है वहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम क्या करते हैं, घरों में दही को मथानी से बिलोकर या मिक्सर में घुमाकर मक्खन को निकाल लेते हैं। ये भी अपकेंद्रीय बल के उपयोग द्वारा कोलाइड के कणों को अलग किया जा सकता है। तो कोलाइड के कणों को यहाँ पर हम छान कर नहीं अलग से कर सकते, लेकिन अगर हमको उसको अलग करना हो तो यहाँ पर हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोलाइड के कणों को अलग कर लेंगे। यदि आपकी शाला में अपकेंद्रीय यंत्र हो तो एक परख नली में दूध लेकर 2 मिनट तक घुमाकर देखिए क्या दूध से क्रीम पृथक होती। अगर आप लोग के घरों में बच्चों मथानी है और आप लोग उसका यूज़ करते हैं तो आप लोग भी दही में मत कर देखिए, आप अपनी मम्मी से उसको कंसल्ट करिए कि कैसे उसको घुमाते हैं, उसको चेक करिए, फिर आप देखिए कि आप ईज़िली उस मक्खन को ऊपर ईज़िली निकाल पाएंगे। वो जो वो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों हम, इसके कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश के किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए ये जो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है ना बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कोलाइड है विलियन, ये क्या कर रहा है, प्रकाश के किरण कोलाइड के अंदर दिखाई दे रहे हैं और ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी जिसके कारण प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश की किरणों को कौन फैला रहा है, कोलाइड के कण फैला रहे हैं, जिसके कारण प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई दे रहा है। वो ये प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वही है, टिंडल प्रभाव वही है जो जैसे कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को फैला दें, उससे प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने लगे और वो हमारा प्रभाव टिंडल इफेक्ट कराता है। अब आप इस फिगर से अच्छे से इसको समझ रहे हैं ना बच्चों। इस प्रभाव की खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया था। इसकी खोज किसने की थी, जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट लाइन पे देखिएगा, इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेद में आने वाले प्रकाश से भी देखा जा सकता है। अंधेरे कमरे में ये प्रभाव धूल और धुएं कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होते हैं। कभी कभी अंधेरे के कमरे में छोटे से छेद से देखिएगा कि किस तरीके से प्रकाश आता है और वो फैलता है, तो वहाँ पर क्या ये जो छोटे छोटे कण हैं, धूल के जो कण होते हैं या धुएं के, कार्बन के कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने का कार्य करते हैं। तो जो प्रकाश को फैला रहे हैं वो वहाँ पर वो इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, हमारा यही इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है बच्चों, टिंडल प्रभाव इफेक्ट के कारण ही छोटे से छेद से आने वाला प्रकाश भी फैलता हुआ नज़र आता है, फैल कर दिखाई देता है। आने वाला प्रकाश भी हम फैला हुआ देख सकते हैं। फिर देखिएगा बच्चों नेक्स्ट लाइन से, कोलाइड में विलय के कणों पर विलायक के कण असीमित ढंग से बल डालते हैं। कोलाइड में विलय के कण जो है वो विलायक के कण पर असीमित ढंग से बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं। अनियमित मतलब उनकी कोई सीमा रेखा नहीं होती, वे इधर उधर जैसे तैसे क्या करते हैं, गति करते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी एक फिगर है, यहाँ पर देखिए एक कण है जो इस तरीके से पूरा यहाँ वहाँ ऐसे गति कर रहा है। ये कोई क्या है, या इसकी कोई एक वो नहीं है, अनियमित ढंग से यानी जिगजैग यानी टेढ़े मेढ़े ढंग से क्या करते हैं, गति करते हैं। चित्र क्रमांक 6 में इस घटना का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था। यानी फिर अतः कणों की इस प्रकार की अनियमित गति को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशंस बोलते हैं, यानी ब्राउनी गति बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसकी खोज की थी बच्चों। उनकी खोज के आधार पर इस गति का क्या नाम दिया गया था, ब्राउनियन मोशंस यानी ब्राउनी गति का नाम दिया गया था। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों के
इसको मैं बता दी हूँ, इसको भी आपको होमवर्क में करना है। देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन, कोलाइडन तथा निलंबन की पहचान करें। यहाँ पर कुछ मिश्रण दिए गए, इनमें हमको क्या देखना है, कौन सा विलयन है, कौन सा कोलाइडल है और कौन सा निलंबन है। निम्नलिखित मिश्रण में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोग का, निम्नलिखित मिश्रण में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। फिर देखिएगा यहाँ पर है, ये क्वेश्चंस आप सबको बना के भेजना है। क्वेश्चंस को 250 ग्राम कपड़े धोने के सोडे में 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करिए। ये हो गया। 4 देखिएगा, चावल की माड़ यानी पसिया में 1-2 बूंद का 100 ml जल में घोल कोलाइडल है या निलंबन, कारण सहित समझाइए। ये चारों क्वेश्चंस को करना है बच्चों। फिर मैं इसकी आपको आंसर शीट दूंगी या फिर वीडियो के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको आप लोग फिर मैच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन से हम लोग आते हैं, इस पैराग्राफ में देखते हैं। हम जानते हैं कि मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं कि मिश्रण कई प्रकार के होते हैं तथा इसके अवयवों को पृथक्करण की विभिन्न विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। पृथक किए जाने पर यदि हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिन्हें और सरल रूप में पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी मिश्रण को हम पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, लेकिन पृथक करने के बाद कुछ पदार्थ यानी सब्सटेंस हमको ऐसे मिलते हैं जिनको हम सरल रूप में पृथक नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पृथक्करण की नई नई विधियों के आने के कारण ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम आज शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं वे भविष्य में मिश्रण निकलें, यानी कि जिनको हम आज शुद्ध पदार्थ मान रहे हैं वो आगे फ्यूचर में वो हमारे क्या हो, मिश्रण के रूप में हमें समझ में आए कि अच्छा ये मिश्रण थे जो आज हमको क्या माने जा रहे हैं, जिनको हम शुद्ध पदार्थ मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथक्करण की अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके द्वारा ही हम इसको पता लगा सकते हैं। फिर पूर्व में लंबे समय तक हवा को शुद्ध पदार्थ समझा जाता था। हवा को हम लोग क्या सोचते थे कि ये शुद्ध पदार्थ है, समझते थे पहले कि ये शुद्ध पदार्थ है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हवा कई गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है बच्चों? कई गैसों का मिश्रण है। आइए अब हम शुद्ध पदार्थों को विस्तार से समझें, यानी उन शुद्ध पदार्थ को समझते हैं, इसको एक्सप्लेन से अच्छे से चल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पर है बच्चों, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ को तत्वों या वर्गीकृत किया गया, यानी शुद्ध पदार्थ में कितने प्रकार होते हैं। शुद्ध पदार्थ है लेकिन इसमें भी तो कई प्रकार होंगे, तो कौन कौन से प्रकार हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थों को तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया गया, यानी शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में तत्व यानी एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड्स में इसको क्लासिफाइड किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया है। अब तत्व क्या है इसको समझते हैं बच्चों। देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे आप जानते हैं कि तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक विधियों यानी ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या अन्य रासायनिक पदार्थों से क्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण हाइड्रोजन एक तत्व है, उसी प्रकार सोडियम Na, आयरन Fe, कॉपर Cu आदि भी तत्व हैं। तत्वों को इस सूची में और नाम जोड़िए, आप कितने नाम जोड़ सके, यानी कि हमको और नाम बताना है। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है बच्चों, हमारे क्या है, तत्व हैं। ये भी हमारे क्या हैं, तत्व हैं, यानी कि आप इनको भी आप शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। और ये हमारे जैसे सोडियम, आयरन, कॉपर, इसके तो नाम दिया हुआ है। इसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे क्या है बच्चों, सब तत्व हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर अपने उस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से डिटेलिंग करेंगे आगे, और आप लोग अपने होमवर्क को प्रॉपरली करिए और हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, और रात 8 बजे तक सारे बच्चे सेंड करने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, वीडियो को अच्छे से देखिए। बाय बाय।